बताइए कि नीति आयोग में पहुंची ममता बनर्जी तो उनकी नीति क्या थी, क्योंकि सरकार की ना नीति पर उनको भरोसा, ना सरकार की नीयत पर उनको भरोसा, और अब तो नीति आयोग को भी वो कह रही हैं कि बंद कर दीजिए, योजना आयोग वापस ले आइए। तो किसी खास स्ट्रैटेजी के तहत पहुंची थी क्या ममता बनर्जी, जो इस तरीके के आरोप लगाने लगी बीच में बाहर निकलते ही? पूर्णिमा, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि दीदी को ऐसी क्या दिक्कत है। बिल्कुल है, दीदी को दिक्कत है कि जो पुरानी चीजें थी वही हम लोग को मिलनी चाहिए आज देश के अंदर। नीति आयोग आपने नाम तो चेंज कर दिया, पर क्या हम लोग को उसका कोई लाभ मिल रहा है? देश को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है देश को लाभ। और जब दीदी वहाँ पे कोई भाषण अपना दे रही, कुछ अपनी चीज रख रही है, आप उनका माइक म्यूट करते रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी का संसद के अंदर माइक म्यूट करा जाता है, आप क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं? संसद के अंदर नहीं बोलने देंगे, संसद के बाहर नहीं बोलने देंगे, क्यों बोलने देंगे? आपको डर किस बात का है? क्यों विपक्ष को आप कमजोर करना चाहते हैं? पर अब की बात विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष एकजुट होकर के इनसे मुकाबला कर रहा है। अच्छा, विपक्ष एकजुट है? इसलिए डरी। हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। हाँ, मुझे आप बताइए ना, नीतीश कुमार नहीं बताती हूँ मैं आपको, बताऊंगी सर, बताने के लिए बैठी हूँ, आप अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। पूर्णिमा जी, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पहुंचे नीति आयोग की इसमें बैठक में? क्यों नहीं पहुंचे? उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। जी बिल्कुल, मैं वही आप तो ये बताइए, ममता बनर्जी पहुंची थी, क्या सोचकर पहुंची थी? उन्हें तो अपने सवाल रखने थे। जिस तरीके से बंगाल को अलग करके लोग काम करना चाहते हैं, अब उसी के लिए कहते कि आप लोग अलग करके काम ना करें, हम जनता के हित के काम करना चाहते थे। आप सुविधाएं जो देना चाहते हैं वो दीजिए, हम आप जनता को पूरी मुहैया कराना चाहते हैं। और भाजपा अलग नजरिए से देख रही है कि उनके सांसदों की संख्या कम हो गई है, जनता ने वोट नहीं करा है, और हम उन्हें सुविधाएं देना नहीं चाह रहे, हम इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बढ़िया है सर, पूरा वर्ल्ड टूर करके आप आ जाते हैं, आप इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चले जाते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि ममता बनर्जी किस नीति के तहत पहुंची थी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उनका माइक बंद कर दिया गया और उस पर आपने पूरा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। आप सुनिए, सरकार खारिज कर चुकी है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया, सरकार खारिज कर चुकी है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। ठीक है, अबू शर्मा आपके पास आते हुए, जो ममता बनर्जी आज पहुंची, क्या सब कुछ पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था? ममता बनर्जी के पहुंचने पर नीति आयोग की बैठक में जो कुछ उन्होंने किया, और साहब मैं ये क्लियर करके चलूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, सबका साथ सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था, और यही नारा लेके 2014 में उन्होंने सफर शुरू की थी। और मैं दो बात का इतिहास का जिक्र करना आज का संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे को 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए और मैं उस इतिहास का जिक्र करना चाहता हूँ। जब भी कोई विदेशी मेहमान आते थे तो पंडित नेहरू जी हमेशा अटल जी को उस मेहमानों से मिलाते थे। ये हमारा संपर्क था सत्ता और विपक्ष की। और पश्चिम बंगाल के दूसरा मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी ने, जब उसको लेबर मिनिस्ट्री से एक फरमान आया, जो आईएलओ का मीटिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग में कौन जाएगा आपका राज्यों से, नाम बताइए, तो कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री, केंद्रों में कांग्रेस का सरकार, डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने कहा था, ये जो आईएलओ का मीटिंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन वामपंथी नेता जतिन चक्रवर्ती ज्यादा समझते हैं, हम जतिन चक्रवर्ती को वहां भेजेंगे आईएलओ का मीटिंग में, क्योंकि वो जानकार है। ये संबंध था हमारा सत्ता और विपक्ष का। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ नारा देते हैं। आज अगर पश्चिम, हम तो वो मीटिंग में नहीं था, लेकिन आज अगर माननीय ममता दीदी का माइक बंद किया गया, अगर वहां किया गया, तो ये सिर्फ ममता बनर्जी के नहीं, पूरा बंगाल का अपमान किया गया। क्या बंगाल में भारतीय जनता, चलिए कम से कम आपने इसमें अगर तो लगाया, कम से कम आपने अबू शर्मा इसमें अगर तो लगाया, और मैंने तो सीधे तौर पर कहा कि मैं कुछ नहीं कह रही, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, आप ही के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी आपकी पार्टी में है ना अभी भी? सब निकाल तो नहीं दिया ना? है ना? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, और उन्हें सब पहले से पता था, उनके पास स्क्रिप्ट थी कि वहां पर क्या होने वाला है। ये मैंने उन्हीं का बयान कोट करते हुए आपसे सवाल पूछा था। ठीक है अनुजा, मैं आपके पास आती हूँ। अनुजा, मैं आपके पास आती हूँ। सर थोड़ा एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले ले सबका, फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें चर्चा करेंगे। अनुजा, कितना दावा यह सही है? क्योंकि इस दावे को तो आप लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ये कहती हैं कि सबको 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बोलने का मौका दिया गया, मैं अकेली
विपक्ष से वहां पर पहुंची थी, पहले तो बीजेपी ने हो हल्ला कर दिया कि अरे भाई विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है, बताइए नीति आयोग की बैठक में शामिल होना चाहिए था। जब ममता बनर्जी पहुंची तो अगर वो ये आरोप लगाती है बाहर निकलकर कि उनको बोलने का समय ही नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, तो ये गंभीर आरोप है ना, या फिर विपक्ष की झूठी राजनीति है ये? जय श्री राम। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और अब तो अधीर रंजन चौधरी ने भी बता दिया कि एक स्क्रिप्टेड प्री मेडिटेटेड प्लान था। मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि टीएमसी एमपी सागरिका घोष के जो पति रहे हैं, उन्होंने कल रात को एक दिन पहले भी इस बात का प्रोपेगेंडा कर दिया था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती। एक और बहुत ही खूबसूरत चीज सामने जो निकल कर आई, क्या इन्होंने, ममता बनर्जी ने अपने आप को 7th स्पीकर पर खड़ा किया था कि नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि मुझे अकोमोडेट कर लीजिए, मैं बोलना चाहती हूँ, अल्फाबेटिकली मैं पोस्ट लंच मेरा नंबर आएगा, आप मुझे अकोमोडेट कर लीजिए 7th नंबर पर। क्या इन्होंने मांगा था, जैसे सब ने 15-20 मिनट का टाइम मांगा था, क्या ममता बनर्जी ने अपना टाइम अलॉट करा था? क्या उस दौरान पर घंटी बजी थी, क्या बेल बजी थी? जो पीआईबी का फैक्ट चेक है, उन्होंने ये बात कहा है कि जो एक क्लॉक लग रही थी आगे, उसके हिसाब से ममता बनर्जी बोलती रही, घंटी तक नहीं बजी और ममता बनर्जी चुप हो गई। तो ये सबसे पहले तो ये भाजपा के ऊपर तो इल्जाम ना लगाए। 7th स्पीकर आपको अलॉट किया गया था और आप तो सेंटर के बड़ी ही करीब हैं ममता बनर्जी, क्योंकि अगर हम, आपने जो इल्जाम लगाकर आपने ये बोला है ना कि आपको बजट में आपको सौतेला व्यवहार किया गया है जिसके लिए आप गई थी, पर मैं आपको बता दूं, आप हमारे दिल के बड़े करीब हैं। वेस्ट बंगाल को 40,115 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट दिया गया, 13.6% ग्रांट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आप हमारे दिल के कितनी करीब हैं ममता जी, पर क्या आप जीएसटी भरती हैं प्रॉपर तरीके से? आपका जीएसटी कितना निकल कर आता है? आप ये बताइए, आपने आज तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना % किया है? आप बताइए, क्योंकि आपका जीएसटी, आपका डायरेक्ट जो डेफिसिट आता है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो कितना है? आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है सेंटर जीएसटी के अंदर? 19,267 करोड़ ओनली। नहीं तो क्या इसका मायना क्या है अनुजा? इसका मायना क्या है? क्या वो ये नहीं कह सकती कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए और योजना आयोग वापस ले आए? 2015 में आप ही ने तो बंद किया था योजना आयोग को, तो कह सकती है ना वो तो। अगर मान के चलिए, मैं फिर कहती हूँ, आपने पीआईबी फैक्ट चेक का जिक्र यहाँ पर किया, फिर भी अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया, मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर उनके आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर बात है कि नहीं है कि अगर एक मुख्यमंत्री जो विपक्षी पार्टी का शामिल हुआ, उसको भी बोलने का ठीक से मौका नहीं दिया गया। अब मैं क्या कह सकती हूँ पूर्णिमा जी, अब ये धीरे धीरे राहुल गांधी बनने लग गई हैं, तो मैं क्या करूं? क्योंकि वो भी इसी तरीके की बातें करते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, सब कुछ बोल बाल कर चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि माइक चेक। चलिए ठीक है। फिर ये भूल जाते हैं कि लोग, ये जो स्पीकर साहब है ओम बिरला जी के पास इसका बटन नहीं है। तो क्या होता है कि इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास सबूत नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि ये जानते हैं मोदी जी दोबारा से 3rd टर्म विद डेमोक्रेसी के साथ आए हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। पर मैं फिर भी धन्यवाद देती हूँ ममता बनर्जी को कि आप कम से कम आई तो सही, पर एक एजेंडे के साथ आई। फिर भी नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, फिर सस्पेंस कर दिया उन्होंने क्रिएट, हर बार सस्पेंस क्रिएट कर देते। ठीक है।